वर्चुअल अभी रैली में उपस्थित पूरे भारतवर्ष से मोदी फॉर पीएम के सभी गणमान्य सदस्यों, शिक्षाविदों और हमारे सहयोगियों को मैं प्रणाम करता हूं, आपकी उपस्थिति का वंदन करता हूं। सर्वप्रथम आज की इस वर्चुअल रैली के बारे में मैं दो विषय रखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है कि आने वाले 20 तारीख को जो पंजाब में चुनाव है वह हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेषकर आज पंजाब के चुनाव को लेकर के हमारे इस वर्चुअल रैली में मुख्य अतिथि अविनाश राय खन्ना जी जब उपस्थित होंगे तो वो हमारे साथ विस्तार में चर्चा भी करेंगे। मैं देख पा रहा हूं हमारे साथ पूरे भारतवर्ष से, स्पेशली पंजाब से हमारे बड़े भाई अनुभव जैन साहब जुड़ चुके हैं, उनकी उपस्थिति को भी मैं वंदन करता हूं। हमारे युवा साथी अमित भूरी जी है, आपको भी मेरा प्रणाम है। पूरन परदेशी साहब, जय हिंद। हमारे युवा आईटी सेल अहमदाबाद से तन्मय सिन्हा जी जुड़ गए, राजेश जी भी जुड़े हैं, हमारे साथ प्रभात शर्मा जुड़ गए, शिवम कंडोई जी बड़े दिनों बाद आज हमारे साथ जुड़े, मैं उनकी उपस्थिति को भी मैं नमन करता हूं। ज्ञान प्रकाश जी है, एसएस वर्मा साहब है, पंकज जी है पठानकोट से, पूर्वी जी है, आतिश जी है, उमाशंकर सोनी साहब है, मैं जिनका नाम नहीं ले सकता उनके लिए क्षमा चाहता हूं, प्रिया धींगरा जी हैं, और विनय भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे बड़े भाई, उनकी भी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। और विधिवत रूप से यह गोष्ठी शुरू होगी उसके पहले हम चाहेंगे कि पंजाब के इस चुनाव को जितनी गंभीरता के साथ यह पूरा भारतवर्ष ले रहा है उसी तरह मोदी फॉर पीएम भी ले रहा है। हमारे साथ आज मोदी फॉर पीएम के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय रोहित गंगवाल जी भी जुड़े हैं, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि जिस संगठन की पृष्ठभूमि केवल और केवल सेवा भाव से की गई हो, देश में बदलाव के लिए किया गया हो, वह आज वट वृक्ष के रूप में पूरे भारतवर्ष में सेवा का पर्याय बन गया है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इस भारत की जो संकल्पना उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम की है, उसको चरितार्थ करने का कार्य मोदी फॉर पीएम के सभी युवा साथी पूरे भारतवर्ष में 10 वर्षों से कर रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। समय बहुत कम है और मैं नहीं चाहूंगा कि हम इस समय को व्यर्थ ही बर्बाद करें, और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा इस क्रम को। हमारे साथ पंजाब से हमारे मित्र जुड़े, मैं चाहूंगा पूरन परदेशी जी आप संक्षिप्त में अपना विषय रखें, हमारी तैयारी कैसी है और हम आने वाले 20 तारीख को लेकर के किस सजगता के साथ कार्य कर रहे हैं, हमें थोड़ा अवगत कराएं। पूरन परदेशी जी। हेलो हेलो मिश्रा जी, आवाज आ रही मेरी? मैं सुन पा रहा हूं, प्लीज गो ऑन, जारी रखें। मोदी फॉर पीएम के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से कोटे कोटे प्रणाम। और हमारे पंजाब में मोदी फॉर पीएम ऑर्गेनाइजेशन पूरे जितने भी हमारे सदस्य हैं वो अपने डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, और आज प्रचार है जो बंद हो गया। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि 20 तारीख को अपने अपने बूथ के ऊपर है जो पूरा जोर लगाकर अपने मोदी जी के हाथ मजबूत करें और भाजपा को जिताएं। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने हमारे पंजाब से लोग जुड़े हुए हैं 20 तारीख को अपने बूथ के ऊपर पूरा ध्यान से करें, क्योंकि पंजाब में है जो कुछ कांग्रेस के गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस करके अपने अपने बूथों के ऊपर ध्यान करें ताकि गलत काम ना कोई हो सके।
बहुत सुंदर। एक अच्छा अनुभव आपने साझा किया है पूरन परदेशी साहब की। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है 48 घंटे पहले, वो 2 दिन जो होते हैं बहुत ही पैनी नजर रखने वाला दिन होता है, क्योंकि हमारे विपक्ष के लोग जी और दूसरे ऐसे विचारधारा के लोग जो नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार आए, वो कुछ ना कुछ ऐसे गलत चीजों में लिप्त हो जाते हैं और फिर लुभाने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये 2 रात जो होती है कितनी भयावह होती है, तो हम सबको पैनी नजर रखने की आवश्यकता है। अब मुझे खुशी हो रही है कि आज की इस वर्चुअल रैली में की अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनकी उपस्थिति को भी मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। और जैसा मैंने बताया कि मोदी फॉर पीएम के संस्थापक हमारे बड़े भाई श्रीमान रोहित गंगवाल जी जुड़ चुके हैं, उनकी उपस्थिति को भी मेरा प्रणाम है। और मैं चाहूंगा कि इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे युवा साथी अमित भूरी जी, आप अपने विषय को संक्षिप्त में रखें। हेलो अमित भूरी हेलो जी, सर, आवाज आ रही है मेरी? मैं सुन पा रहा हूँ आपको। पीछे आपकी आवाज आ रही है, इसको बंद करिए टीवी में। नमस्कार रोहित जी, खन्ना साहब और शास्त्री साहब, नमस्कार। असमर्थ है, कृपा करके थोड़ी देर बाद को सर, मैं पंजाब के बारे में बताना चाहता हूँ कि पंजाब में इस बार मतलब काफी चांसेस हैं कि अपनी बीजेपी की सरकार बन जाए, क्योंकि इसमें हमें डेरा सच्चा सौदा का भी सपोर्ट मिल गया हुआ है पंजाब में। तो ये कम से कम 15 से 20-25 सीटें इफेक्ट करती है। लास्ट टाइम कांग्रेस को मिला था तो उनकी जीत की कारण यही था। तो इस बार चांसेस काफी हैं पंजाब में सरकार बनने के, क्योंकि हमें डेरा सच्चा सौदा का जो सपोर्ट है वो मिल चुका है। और इसके साथ हम अपने एरियाज में सोशल मीडिया के थ्रू काफी अपना बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। जो हमारे सपोर्टर हैं उनका भी दिनेश सिंह बब्बू जी हैं और अश्विनी शर्मा जी हैं, जो पंजाब प्रधान है, वो इसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से। और सन्नी देओल जी भी इसी डिस्ट्रिक्ट से, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो सन्नी देओल जी के लिए भी हमने काफी प्रचार किया था, जिससे हमने कम से कम 15 से 20,000 25,000 वोटों का अफेक्ट किया था। तो इस बार हम अश्विनी शर्मा के लिए काफी प्रचार कर रहे हैं। मेरे ब्रदर लाल भी यहाँ से काउंसलर हैं बीजेपी की से, पठानकोट से, और वो भी काफी मतलब मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे पंजाब प्रधान वो जीत सके। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच अमित जी। पठानकोट से और कौन जुड़े अपने साथ, पंजाब से आपके साथ? मेरे साथ विजय शर्मा जी जुड़े हैं, और साथ में एक पंकज जी हैं, पंकज कटारिया जी, वो जुड़े हैं। पूर्वी जी जुड़ी हैं, और विशाली जुड़ी हैं, और अभी कुछ और अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे सब कुछ लोग। थैंक यू सो मच अमित भाई। जिस तरह से आपने बताया कि इस बार की लहर जो है वो भाजपा की है, और निश्चय ही यह पूरा भारतवर्ष भाजपामय होने वाला है। कारण यह नहीं है बिल्कुल कि सर, बिल्कुल। कारण यह नहीं है कि चुनावी दौर है। कारण यह है कि हर कोई अपने राष्ट्र के गौरव को चाहता है, और राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए केवल एक ही ऐसी पार्टी है, भाजपा, जो निरंतर सतत प्रयास कर रही है। और वो भगवा फिर से वहां भी लहराएगा, इस बात की हम सबको पूर्ण आशा भी है, और ऐसा परिणाम भी देखने को मिलेगा। मैं इस क्रम में आगे बढ़ूंगा। हमारे साथ यूएस से भी हमारे कुछ मित्र जुड़ चुके हैं, हमारे साथ गुरदासपुर से भी जुड़ चुके हैं, पठानकोट से जुड़ चुके हैं, अमृतसर से जुड़ चुके हैं। मैं देख पा रहा हूं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे साथ आदरणीय youngest and dynamic Praful Lakhani ji, he is from Canada. Being from Canada, he has been very inspiring. He worked for us throughout, और 2010 और 14 की यात्रा में उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरह का रंग लाया था, हम सबको प्रेरणा दिया था।
हम सब के लिए प्रेरणाप्रद रहा था। तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द प्रफुल्ल लखानी साहब संक्षिप्त में रखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू, हमें आपने बुलाया। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, सो इनकी बातों में मत जाना। एक सेकेंड। बेसिकली प्रफुल्ल, मैं अफ्रीका पैदा हुआ था। दादाजी 100 साल पहले अफ्रीका गए थे और इंडिया कभी रहा नहीं हूँ, लेकिन इंडिया से बहुत चाह थे बचपन से। तो कभी कभी इंडिया आता हूँ, लेकिन जब भी मेरे को मोदी जी का इलेक्शन का अनाउंस हुआ सितंबर 2013, तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई संस्था हो जिसके साथ में जुड़ के कुछ मदद करूं। तो रोहित जी ने मेरे को चांस दिया और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बनाया कनाडा का, और उनके साथ अप्रैल 2014 में यूपी में सबके साथ हम लोग कैंपेन करते थे छोटे छोटे गांव में, और मेरे को बहुत बहुत मौका दिया भारत माता की सेवा करने का। नमस्कार। आज भी मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ हूं आपके साथ, बहुत दूर हूं लेकिन आपके साथ हूं, और प्रार्थना करता हूं भगवान से कि बीजेपी की मेजॉरिटी बने पंजाब में, तो वहां पे बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। मोदी जी जैसा लीडर दुनिया में नहीं है। मैं सारे दुनिया के न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, और अभी रिसेंटली सर्वे हुआ था, मोदी इज द मोस्ट शब्द मेरे खुद रहे, most famous in the world today compared to all the, he was rated at 71%, President Biden was at 43%, Justin Trudeau हमारे कनाडा के 41% पे, और नरेंद्र मोदी was the only leader approval rating 71%। बोलो दुनिया में जैसा ऐसा? मेरे ख्याल से इतिहास में देखो, जब जब भारत माता पे तकलीफ आई हैं, तभी कृष्ण भगवान, राम भगवान ने जन्म लिया था। मेरे हिसाब से मोदी भगवान ने मोदी जी के रूप में इंडिया का उद्धार करने के लिए जन्म लिया है, और हमारे सबका दायित्व बनता है कि हम उनको सपोर्ट करें और कांग्रेस का सत्यानाश करें। बिल्कुल बिल्कुल निकाल दो उनको। थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बात कही कि पूरे विश्व के मानचित्र पर आज यदि कोई व्यक्ति भारत का परचम लहरा रहा है तो उनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और क्यों ना हो, जब उसको 135 करोड़ जनता अपने पलकों पर रखता हो। और शायद इसीलिए हम सब की संकल्पना विश्व गुरु बनने की सार्थक होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि अब पंजाब से हमारे युवा साथी, जो कि संस्कृत शिक्षा उपन्यास में भी शिक्षा में काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, संघ के कई सारे प्रकल्पों को देखते हैं, और साथ साथ लुधियाना में बहुत बड़े स्कूल को आप नेतृत्व देते हैं। मोदी फॉर पीएम के हमारे स्टेट के सह संयोजक आदरणीय अनुभव जैन साहब से बोलूंगा कि आप 2 शब्द संक्षिप्त में रखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मोदी फॉर पीएम की सभी स्टेट से आए हुए कार्यकर्ता सभी को मेरा नमन। हमारे भाई डॉक्टर विनय सोनकर शास्त्री जी, आपको भी नमस्कार। रोहित गंगवाल जी, नमस्कार भाई साहब। और मेरे प्रिय भाई पीताम्बर भाई साहब, तो इनका भी सानिध्य मिलता रहता है, तो सबको मेरा दिल से नमन। हम सारे कार्यकर्ता जो हैं वो राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनमें से एक छोटी सी टोली आज इस वर्चुअल रैली में हम इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम देश को एक नई दिशा दे सकें और जिस दिशा में हम लेके जाना चाह रहे हैं वो मुकाम पा सकें। क्योंकि हमारा जो एक नेचर रहा है कि पूरे विश्व को हम एक परिवार की तरह लेके चलते हैं। हमने कभी भी राज करना नहीं चाहा, और हर समय हमारा यही रहा कि हम एक परिवार की तरह मिलके आगे बढ़ सकें, जिए और जीने दें। उसी नीति के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो अब इस बार के इलेक्शंस हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अपनी जो पंजाब स्टेट है वो एक बॉर्डर स्टेट है, बड़ी सेंसिटिव स्टेट है। तो हमारे जो जितने भी हम सब लीडर्स हैं, हमें बहुत इनिशिएटिव लेना पड़ेगा
और बड़े ही मन से काम करना पड़ेगा ताकि हम इस राज्य को बचा सकें और एक अच्छे लीडर के हाथ में दे सकें, ताकि इस स्टेट का के थ्रू हम अपने देश का जो जिस दिशा में वो बढ़ रहा है उसमें सहायक हो सकें। तो मेरी यही आप सबसे अनुरोध रहेगा कि ये 2 दिन रह गए हैं, हम सब मिलके एक ऐसा काम करें कि बीजेपी इस बार पहली बार जो है बहुत ही लंबे समय के बाद अकाली दल से अलग होके जो हमारी सबकी दिल से चाह थी कि बीजेपी इंडिविजुअली जो फाइट करे इलेक्शन में, तो वो करने जा रही है। तो हमारा जो वोट परसेंटेज है वो आगे से बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए। वो हम सबकी इफेक्ट कलेक्टिव जो है स्ट्रेंथ के साथ में ही वो पॉसिबल हो पाएगा। तो मेरा तहे दिल से यही अब सबसे अनुरोध रहेगा कि हम छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को एनरोल करें, उनको एम्पावर करें कि वो वोट के लिए भी जाएं और वोट के लिए लेके भी जाएं, खुद भी जाएं और साथ में लोगों को और इंस्पायर करें, ताकि आम आदमी पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं वो इसमें ना कर आ पाए। उनका जो ये आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जो हैं वो अपने फायदे के लिए देश को ताक पे रखती हैं। आपने देखा होगा पिछली बार जो इलेक्शन थे तो केजरीवाल साहब एक एक्सट्रीमिस्ट के घर पे रात्रि भोजन के ऊपर निमंत्रण उनको मिला हुआ था, वो वहां पे पाए गए थे। और अभी जो दिल्ली में दंगे हुए उनके अंदर भी इन्हीं के एमपी इन्वॉल्व थे। ऑक्सीजन गैस की शॉर्टेज के अंदर भी इन्हीं के एमपीज इन्वॉल्व थे। जहां पे भी आप देखेंगे कि कहीं कहीं त्रुटियां हैं या देश का नुकसान करने के अंदर आम आदमी पार्टी के लोगों का कहीं ना कहीं हाथ रहता है। अभी जो किसान आंदोलन था उसके अंदर भी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को जो मोटिवेट करने के लिए और उनको फंडिंग करने का काम आम आदमी पार्टी बैकडोर से कर रही थी। तो अभी आप सबने देखा भी होगा कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे वीडियोज ऐसे आ रहे हैं कि खालिस्तान के नारे लग रहे हैं और बहुत सारा लिटरेचर कुछ इस तरह का सर्कुलेट हो रहा है। तो हम सबको अलर्ट रहना पड़ेगा। ये इलेक्शंस बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं, इसको हम हल्के में ना लें। पूरे तहे दिल से और पूरी ताकत के साथ हमें लगना पड़ेगा ताकि हम अपने देश को और इस राज्य को एक नई दिशा और दिशा दे सके। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और पीताम्बर भाई साहब आप अपनी बात आगे रखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर बात कही कि अभी समय आ गया है कि ना केवल हम स्वयं बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़े। अपना वोट हमारा अधिकार, लेकिन अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसके लिए हम आग्रह करें कि आप भी आगे बढ़े और वोट जरूर दें, ताकि एक बड़ा परिणाम हमारे सामने दिखे। बहुत वर्षों के बाद जो है फिर पंजाब में भी भाजपा एक बड़ी पार्टी के रूप में, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आए, और यह तभी संभव है जब हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के घर घर तक जाएंगे और अपनी अलख जगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनुभव जैन साहब। मैं केवल 2 विषय रखूंगा क्योंकि समय 8 बजने वाले हैं, और ये जो चुनावी रैली, वर्चुअल चुनावी रैली की जो शुरुआत हुई मोदी फॉर पीएम में, और मैं समझता हूं जिनके सूत्रधार हमारे डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री रहे, जिनके मार्गदर्शन में इस परिकल्पना को, इस संकल्पना को साकार करने का हम सबको अवसर मिला। तो ऐसे हमारे गुणी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री को हम सब आभार करते हैं, क्योंकि आज इस वर्चुअल संवाद के माध्यम से, इस वर्चुअल चुनावी रैली के माध्यम से न केवल पंजाब बल्कि पूरे 5 राज्यों में जहां पे चुनाव हुए पिछले दिनों, इसका काफी लाभ मिला। और विशेषकर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 2 चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद जो वहां पे लोगों में विपक्ष के खिलाफ रोष है, जब इस चुनावी रैली के बाद हमारे कार्यकर्ता जमीन पर गए, विधायक के साथ जाकर के वहां पे उन्होंने कैंपेनिंग की, तो वो सामने नजर आया। और कारण यही था कि हर कोई चाहता है कि जहां तक सुरक्षा की बात हो, उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में जो गुंडागर्दी थी जिसको खत्म किया गया है और संस्कृति को समृद्ध किया गया है, यह सब लोगों के जहन में है। और यह चुनावी रैली जो मोदी फॉर पीएम द्वारा संपादित की जा रही है, आदरणीय सोनकर शास्त्री जी की अध्यक्षता में काफी प्रभावशाली रही है पिछले दिनों से। तो इसके लिए मैं उन्हें पुनः वंदन करता हूं। आगे बढ़ने के पहले मैं आग्रह करूंगा अब मोदी फॉर पीएम के संस्थापक, राष्ट्रीय संयोजक रोहित गंगवाल जी से।
मैं उनके बारे में बस 2 बातें कहूंगा कि 4 पंक्ति है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और यदि इसको साकार करने का काम किसी ने किया है तो वो रोहित गंगवाल जी ने किया है। भारत से इतनी दूर रहने के बाद भी उनके दिल में भारत बसता है और मैं समझता हूं कि इसी का परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों में यह संस्था इतने चरम पर पहुंची है। हमारे साथ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी भी जुड़ चुके हैं। आज हम सबको उनका सानिध्य मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय रोहित गंगवाल जी अपने मुख्य अतिथि से आज आग्रह करेंगे वो इस क्रम को आगे बढ़ाए। आदरणीय रोहित गंगवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद पीताम्बर। साथियों, इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक बार मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, एक बार जोर से बोले भारत माता की जय। जय। सर्वप्रथम आज इस वर्चुअल रैली के मुख्य अतिथि श्री अविनाश राय जी खन्ना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने मोदी फॉर पीएम की टीम के उत्साहवर्धन के लिए अपना बहुत ही बहुमूल्य समय दिया। साथ ही आज इस वर्चुअल रैली की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी, हमारे मार्गदर्शक का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिन्होंने एक संरक्षक की भूमिका में अपना मार्गदर्शन संस्था को समय समय पर दिया है। साथ ही आज पूरे भारतवर्ष से मोदी फॉर पीएम के अलग अलग राज्यों को प्रतिनिधित्व देने वाले हमारे सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, जो इस समय सारे राज्यों के चुनावों के लिए अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। स्पेशली मैं सबसे ज्यादा स्वागत करना चाहता हूं हमारी पंजाब की टीम का, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी तन मन धन से अपनी सेवा राज्य के लिए निरंतर दी है। हमारे पूरम परदेशी जी, पंजाब के कन्वीनर अभिनव जैन जी, को कन्वीनर अश्विनी जी, अमित भूरी जी और बाकी सब साथियों का मुझे पता है कि कितनी विषम परिस्थितियों में वो लगातार पंजाब के लिए काम कर रहे हैं। हमारे कुछ साथियों पर झूठे केस भी लगाए गए हैं, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार देश और प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं। मैं एक बार फिर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ जो हजारों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से हजारों लोगों तक पहुंचाने के लिए जो हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है चिराग गंगवाल की नेतृत्व में, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाऊं, मैं हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अविनाश जी के बारे में बताना चाहूंगा। वैसे तो वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, वो समय समय पर मोदी और पीएम ऑर्गेनाइजेशन को अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। कोविड की विषम परिस्थितियों के समय भी उन्होंने हमारी टीम को मार्गदर्शन दिया था, उनका उत्साहवर्धन दिया था, जिससे कि पूरी टीम पूरे भारतवर्ष में लोगों की सेवा कर पाए। अविनाश राय जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस समय नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी हैं और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन भी है। वो काफी समय से, आप सभी जानते हैं कि किस तरह से भारतीय राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और इस देश को, राज्य को एक सही दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से मोदी फॉर पीएम ऑर्गेनाइजेशन 2010 से एक छोटे से ग्रुप के में शुरुआत था और आज एक वट वृक्ष के रूप में पूरे भारतवर्ष में
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के नए भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश एवं जिले स्तर तक कार्य कर रही है। न केवल अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, बल्कि पिछले 10-11 वर्षों से अन्य सभी राज्यों में भी मोदी फॉर पीएम की टीम लगातार सक्रिय रही है, चाहे वो कोरोना जैसी महामारी के दौरान सेवा करने की बात हो, चाहे सरकार के विकास के प्रयासों को सब तक पहुंचाने की बात हो। मोदी फॉर पीएम की टीम आदरणीय दीनदयाल जी और मोदी जी के अंत्योदय के सपने को पूरा करने के लिए अपनी गिलहरी भूमिका हमेशा निभाती रहेगी और आगे भी निभाती रहेगी। आने वाले चुनाव जो इस समय हो रहे हैं, मोदी फॉर पीएम की टीम लगातार काम कर रही है। हम लोगों ने एक सोशल मीडिया वॉर रूम भी बना के रखा है, जो भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ लगातार काम कर रही है और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को भी यथाउचित सहयोग दे रही है। हमारी टीम के सारे कार्यकर्ता स्थानीय विधायक प्रत्याशियों के साथ मिलकर उनके चुनाव प्रचार में अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। इस समय हमारे सामने बहुत कठिन चुनौती है पंजाब राज्य के रूप में, बट जैसा मैंने बताया कि हमारी टीम बिगर किसी डर के लगातार प्रयास कर रही है। जैसा अमित भूरी जी ने बताया, अभिनव जी ने बताया, पूरन परदेशी जी ने बताया कि किस तरह वो स्थानीय प्रत्याशियों के साथ मिलकर काम कर रही है, चाहे वो पिछला लोकसभा चुनाव हो या इस समय के विधानसभा चुनाव। हमारी टीम लगातार सबके साथ मिलकर काम कर रही है। मैं ज्यादा समय नहीं रहूंगा क्योंकि हमारे साथ आदरणीय अविनाश राय जी और शास्त्री जी जैसे प्रखर वक्ता है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि किस तरह से केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए कार्य किए हैं। चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, केंद्र सरकार ने पंजाब प्रदेश के लिए कोई कसर नहीं रखी है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से पंजाब के 23 लाख से भी अधिक किसानों को काफी लाभ मिला है। इस योजना के तहत 4000 से अधिक करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया है। भाजपा सरकार ने किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीदी दुगनी कर दी है और यह भी सुनिश्चित किया है कि पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में जाए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। चाहे वो बिजली की बात हो या गैस की बात हो, मोदी सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा इन सुविधाओं को हर घर तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत पंजाब में 75,000 से अधिक घर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से 2000 करोड़ से अधिक की राशि भी दी गई है। दोस्तों, पंजाब में डबल इंजन सरकार नहीं है, अभी केवल केंद्र सरकार ही इंजन का काम कर रही है, पर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस विधानसभा के चुनाव के बाद पंजाब में भी डबल इंजन सरकार हो, ताकि पंजाब प्रदेश की ग्रोथ की प्रोग्रेस डबल गति से हो सकी। और डबल इंजन सरकार से डबल नहीं, चौगुनी गति से विकास होता है। इस समय आपको पता है कि क्या चल रहा है। जहां कुछ लोग अलगाववाद की बातें करते हैं, पंजाब को एक अलग देश बताने की बात करते हैं, वो केवल देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब से यूएस में, कनाडा में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनका भारत सरकार में पूरा विश्वास है। उनसे मैं लगातार संपर्क में रहता हूं। वो काफी रोष प्रकट करते हैं कि किस तरह कुछ गिने चुने अलगाववादियों जो
दूर विदेशों में बैठे हैं जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत के नागरिक भी नहीं है, बट उन लोगों के नाम पे सारे विदेशियों को एक अलगाववादी बता दिया जाता है, खालिस्तानवादी बता दिया जाता है। पर ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना तन मन दिया है। तो वो अपना रोज जताते हैं कि कुछ अलगाववादी ताकतें, कुछ पार्टियां उनका नाम यूज करके देश को तोड़ना चाहती है, पर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को हकीकत बता सके कि ये केवल उनका झूठा प्रयास है, उनका मतलबी प्रयास है। चाहे वो केजरीवाल जी एक नए देश की बात करे या हमारे बड़बोले नेता जो ताली ठोक कर देश को ठोकने की बात करते हैं, वो कुछ भी बोले, बट आप सभी को पता है कि हकीकत क्या है, और हमारा पूरा प्रयास है कि दुनिया को भी वास्तविकता, सत्य का अभिज्ञान हो। अब इससे ज्यादा मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं काफी बोल चुका हूं। मैं चाहूंगा कि आदरणीय अविनाश राय जी अब हम सबको अपना संबोधन दे, और उसके बाद मैं आदरणीय शास्त्री जी से अध्यक्षीय भाषण का निवेदन करूंगा। आदरणीय अविनाश राय जी। नमस्कार, आवाज आ रही है ना मेरी? जय सीताराम सर, बिल्कुल आ रही सर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कल उन्होंने मुझे फोन पे पंजाब के चुनाव के बारे में कुछ बोलने के लिए कहा। आदरणीय गंगवार जी, शास्त्री जी, सभी को मेरा नमस्कार। आज पंजाब में चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद हम लोग अभी घर में आए हैं और शादियों का भी सीजन है। इस कार्यक्रम के बाद शादियों में हम शिरकत करेंगे। मैं थोड़ा सा पंजाब के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ की स्थिति क्या है। आज से पहले पंजाब में डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होता था कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी के बीच में, लेकिन पहली बार जो ये कॉन्टेस्ट है ये मल्टी कॉर्नर है। कांग्रेस है, अकाली दल बीएसपी है, बीजेपी, पीएलसी और अकाली दल संयुक्त ये मोर्चा है, आप है, और एसकेएम किसान मोर्चे का जो संयुक्त मोर्चा है ये है। इसका मतलब 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। फोर पार्टी जो है, 4 पार्टी जो है वो सीरियसली इसको कॉन्टेस्ट कर रही है। तो इसलिए जहां का जो अनुभव अभी चुनाव का आया है वो पत्रकारों के लिए भी बड़ा मुश्किल है, मतदाताओं के लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से इस चुनाव में उतरी है उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं कि आज से पहले हम लोग 23 सीटों पर चुनाव लड़ते थे और बाकी सीटों पर अकाली दल चुनाव लड़ता था। टोटल 117 सीटें हैं और आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों पर अपने दम पे अकाली दल और पीएलसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ये अपने आप में एक नया अनुभव है। और भारतीय जनता पार्टी ने मैक्सिमम 23 में से 19 सीटें आज तक जीती हैं और अकाली दल की सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 13 यहाँ की लोकसभा की सीटें हैं और हम सिर्फ 3 सीटें आगे लड़ते थे और आशा करते हैं कि 24 में हम 13 की 13 सीटें जो है लड़ेंगे और बड़े अच्छे रिजल्ट देंगे। आज का स्थिति क्या है? सबसे पहले किस ढंग से हमने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत को झोंका है। मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने फिजिकली और वर्चुअली 117 की 17 सीटों को टच किया है। उन्होंने वर्चुअली लुधियाना में रैली की, उसके बाद जो हमारे 3 रीजन हैं दोआबा, माझा, मालवा, उसमें उन्होंने फिजिकल रैली करके साथ साथ में वर्चुअली भी असेंबलीज को जोड़ा। इसका मतलब 117 सीटों पर देश के प्रधानमंत्री का होना, मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसा पंजाब को देखने को मिल रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो सबसे प्यारे हैं, सबसे रिस्पेक्टफुल हैं, उन्होंने 117 की 17 सीटों को टच किया है। और जो एक बात उन्होंने कॉमन कही है वो पंजाबियों के मन को बहुत छुई है। वो क्या है कि मैं पंजाब की सेवा करना चाहता हूं, मुझे पंजाब की सेवा का मौका दीजिए। और साथ ही जो उन्होंने बिना मांगे जो काम किए हैं उसकी चर्चा आज पंजाब के जन जन में है। हमने देखा 2 साल किसान आंदोलन चला
विरोधता हुई, उसके बाद हम लोगों का गांव में जाना, घूमना फिरना सब एक तरह का बंद हो चुका था। हम लोग निकल भी नहीं सकते थे। लेकिन बिल वापस हुए, ईज होना शुरू हुआ माहौल, हम लोगों की पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू हुई, बड़ी बैठकें शुरू हुई, कार्यकर्ता के साथ संपर्क हुआ, हमने अपनी पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। लेकिन जो निर्णय केंद्र सरकार ने कुछ पंजाब को देखते हुए लिए हैं, उनके कारण सब पंजाबियों का दिल जो है वो केंद्र सरकार ने जीता है। क्या है वो? हम सब जानते हैं कि करतारपुर के साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, करतारपुर जो पाकिस्तान में है। और जब हम गुरुद्वारा में अरदास करते हैं, अखीर में प्रार्थना करते हैं, तो उसमें हम एक शब्द बोलते हैं कि है सच्चे पातशाह सानू उन्हां बिछड़े हुए गुरधामां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा मौका बख्शी। मतलब कि हमें उन सभी गुरुधामों के जिनके जो बिछड़ गए थे हमसे, वो पाकिस्तान में चले गए हैं, उनके खुले दर्शन का मौका जो है हमें मिले। तो देश के प्रधानमंत्री ने जो करतारपुर का रास्ता है, लांगा जिसको बोलते हैं हम, वो खोल के हमें एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। आज हम फिजिकली वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं, और पहले तो दूरबीन से देखते थे। दूसरा जो एक ऐतिहासिक और एक बहुत हार्ट टचिंग निर्णय है, वो है हमारे जो गुरुओं के, गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे, 4 बच्चे, युवा बच्चे, नौजवान, उन्होंने धर्म और कौम की खातर, देश की खातर, समाज की खातर जो कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को समर्पित 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना। पहले उन बच्चों के बारे में शायद दिल्ली के बाद कितने लोग जानते थे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे जैसे सरकार 26 दिसंबर को दिन मनाएगी, वो सारा देश नहीं, दुनिया उन बच्चों की शहादत के बारे में, उन बच्चों की हिस्ट्री के बारे में जान पाएगी। ये भी हमारे लिए एक गर्व का विषय है। अफगानिस्तान में हमला हुआ, और जिस ढंग से हमें, क्योंकि हम गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं, गुरु माने ग्रंथ ये कहते हैं, हम उसको अलाइव गुरु मानते हैं, और जिस ढंग से रिस्पेक्टफुल वे से गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ को देश में लाया गया, और फिर हमारे मंत्रियों ने अपने उसको सिर पे रखकर उनका पूरे सत्कार के साथ गुरुद्वारा साहब में स्थापित किया, ये भी आज जनता में एक चर्चा का विषय है। इसी तरह कई ऐसे विषय हैं, अभी बात हो रही थी एक किसान सम्मान निधि वगैरह, ये भी एक बहुत बड़े निर्णय जो हैं वो केंद्र सरकार ने लिए हैं। अब मैं आप सबको एक जानकारी जरूर देना चाहता हूं। बार बार हम एक बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार, इसका मतलब क्या है? डबल इंजन शब्द जो मैंने अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में जिस बातों को मैंने कहने की कोशिश की है, आज मैं वर्चुअल इस मीटिंग के माध्यम से, रैली के माध्यम से उस डबल इंजन का मतलब आप सबको समझाना चाहता हूं, और आशा करता हूं जो लोग सुन रहे हैं उनके मन में इस कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी होगी। एक इंजन है केंद्र में, नरेंद्र भाई मोदी, केंद्र सरकार। दूसरा इंजन अगर पंजाब में आता है सीएम के रूप में, तो दोनों मिलके यहाँ के प्रदेश का विकास ही नहीं करेंगे, बल्कि अपनी कंट्रीब्यूशन डालकर वो जो केंद्र की स्कीमें हैं उनको 100% तक पहुंचाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं हिमाचल का प्रभारी हूं, मैं वहां की बात करता हूं। हिमाचल में हमने देखा कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, उसके पैरामीटर थे, सभी को गैस सिलेंडर नहीं मिले, लेकिन बहुतों को मिले। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपनी गृहिणी योजना साथ जोड़कर 100% लोगों को वो सुविधा दे दी। इसी तरह आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस थी, वो सभी को नहीं मिल पाई, पैरामीटर थे उसमें, सब लोग नहीं आते थे। लेकिन हिमाचल सरकार ने हिम केयर साथ में जोड़कर 100% लोगों को हेल्थ स्कीम दे दी। ये एक डबल इंजन की सरकार का मतलब है। दूसरा, मैंने किसानों से पूछा, ये बताओ कितने किसानों के पास क्रॉप इंश्योरेंस हुई है? एक भी किसान ने किसी रैली में मेरी में हाथ खड़ा नहीं किया। किन किसानों के पास सॉइल हेल्थ कार्ड है? एक भी किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं है। तब मैंने कहा अगर जहां डबल इंजन की सरकार होती तो आज सभी किसानों को हम उनकी क्रॉप को इंश्योर करते और सभी के पास सॉइल हेल्थ कार्ड होता। उसका फायदा किसान जो है वो उठा सकता था। सरकार अपनी ना होने के कारण जहां पर उन स्कीमों का लाभ जो है वो किसान पूरा नहीं ले सके। ये बातें पॉलिटिकल है, और जिस ढंग से पीएम ने संदेश दिया है, उसके बाद
हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी आए, रक्षा मंत्री जी भी आए, स्मृति ईरानी जी भी आए, मीनाक्षी लेखी जी भी आए, पुरी साहब आए, पीयूष गोयल जी आए। ये बहुत बड़ी रैलियां हर जगह पर सेक्टर वाइज हमने की हैं और गडकरी जी भी, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो यहाँ पंजाब में देने की कोशिश की है। संगठन की तरफ से नड्डा जी और हमारे संतोष जी, उन्होंने भी ऑलमोस्ट सभी कंस्टिट्यूएंसीज को टच किया है। ये एक कह सकते हैं हम, सरकार और संगठन दोनों ने मिलकर 117 की 17 कंस्टिट्यूएंसीज में अपना मैसेज देने की कोशिश की है। उसका फायदा क्या मिला? उसका फायदा ये मिला, जो कंस्टिट्यूएंसीज हम नहीं लड़ते थे, उन कंस्टिट्यूएंसी में बहुत पुराने जो वर्कर थे वो जिंदा हुए, खड़े हुए। उन्होंने कहना शुरू किया कि हम जनसंघ के समय में काम करते थे, हम भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ते थे, इसलिए हम आगे नहीं आते थे। आज हमारा कैंडिडेट आया है, हमें चिन्ह, चुनाव जो चिन्ह है फूल, कमल का फूल, उसको हर बूथ पे लेके जाना है। ऐसा प्रयास जो है वो इन रैलियों के कारण जहां पर हुआ है। अब जो इश्यूज यहाँ के हैं उनको कैसे हमने सेटल किया, ये हमारे नेतृत्व का एक कुशल, मैं कह सकता हूं कुशलता के साथ जो इश्यूज थे उनको सेटल करने की कोशिश और साथ में आश्वासन देने की कोशिश। पहली बात, मैंने कई स्टेजों पे कहा है कि सभी पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं और हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में बड़ा अंतर है। घोषणाएं सिर्फ ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। संकल्प क्या है, ये हम करके दिखाएंगे। ऐसा हमने इन लोगों से वादे किए हैं और इनका हम जब डेफिनेशन को इनको डिफाइन करते हैं तो लोगों के मन में वाकई आता है कि पार्टी विद रेफरेंस वो भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। सेंटर में जो हमने कहा था वो करके दिखाया। और एक मैं और बात इस वर्चुअल रैली से, क्योंकि कल का समय है, हम लोग मैन टू मैन मिल पाएंगे, घरों में छोटी छोटी बैठ के कर पाएंगे। जो विषय एक डिस्कस करने वाला है, क्योंकि अभी भी किसानों के मन में जो एजिटेशन के कारण कटुता है वो है, लेकिन हम उस बात को छोड़ के हमने बिना मांगे किसानों को दिया क्या है, जब उसकी चर्चा करते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि किसान उस बात को याद करके कहते हैं कि अगर हमें किसी ने कुछ मान सम्मान दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और जो बिन मांगे दिया है। पहली बात, अगर सुनने वाले कुछ किसान के साथ संबंधित हैं, गांव के साथ संबंधित हैं, तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जब किसी किसान को इमरजेंसी 500, 700, 1000 रुपए की जरूरत पड़ती थी ना, तो वो किसी से उधार लेता था। 500 का 700 वापस करना पड़ता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे सोचा कि क्यों ना किसान की जेब में एक परचेजिंग पावर रख दी जाए। वो था किसान क्रेडिट कार्ड। उसके कारण कम ब्याज पर जो किसान था वो बैंक से अपना पैसा ले सकता था और अपनी जरूरत को पूरी कर सकता था। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई। मुझे याद है कि हम लोग भी उस समय एजिटेशनों में शामिल होते थे कि हमारा एमएसपी तय करो, फसल आ गई है। तो कभी मजाक होता था 10 रुपए, 25 रुपए, कभी कभी 50 रुपए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एमएसपी का फार्मूला परमानेंट तय कर दिया। उसके कारण अब लोगों को विश्वास है कि एमएसपी का फार्मूला तय होने से पिछले 7 साल में एक बार भी एमएसपी को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं। फिर जो खाद थी, यूरिया, वो अडल्ट्रेशन के लिए यूज होता था, किसानों को नहीं मिलता था, लाठीचार्ज होते थे, लाइनें लगती थी। लेकिन नीम कोटेड यूरिया आने के बाद एक बार भी कहीं भी कोई एजिटेशन नहीं हुई। ये बिना मांगे हमारी सरकार ने दिया है। और किसान सम्मान निधि जिसकी बात पहले हुई है, ये हर 3 महीने बाद किसान के खाते में जा रही है, ताकि किसान जो है वो उसका फायदा ले सके। यही मैंने जो पहले बताया, क्रॉप इंश्योरेंस और सॉइल हेल्थ कार्ड, ये भी किसानों के लिए एक बहुत अच्छा वो था। बिन मांगे किसानों के लिए जो है हमारी सरकार ने बहुत कुछ दिया है। तो आज किसान का विश्वास हम लोग जीत सकते हैं और जीत भी रहे हैं। बहुत बातें हम लोग करते हैं जब चुनाव आता है, हर पार्टी बहती है, देखिए केंद्र ने हमें ये नहीं दिया, केंद्र ने हमें वो नहीं दिया, हम केंद्र से ये मांगेंगे, हम वो मांगेंगे। तो हम ये कहते हैं कि अगर देना ही सब कुछ केंद्र ने है, हमने लेना ही केंद्र से है, तो क्यों ना वो सरकार बनाए
जो केंद्र का हाथ पकड़ के अपनी मांग को मनवा सकती है, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हम सरकार बनाएंगे तो हमें कहते हैं कि बिन मांगे मिलेगा भी, और जहां की सरकार, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी होगी कि हमने केंद्र से ये स्कीम ली है, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम करें। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन चुनाव में आ रही है, वो केंद्र सरकार ने जिस ढंग से कोरोना के समय में अपना रोल अदा किया, कोरोना के समय जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना रोल अदा किया, भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था जो सड़कों पे था, भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था जो उन कोरोना पेशेंट की मदद कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था जो कहीं ना कहीं अनाज पहुंचा रहा था, दवाई पहुंचा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100% वैक्सीनेशन करके एक जो रिकॉर्ड कायम किया है, और मुफ्त में वैक्सीनेशन देना जो है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो सरकार के प्रति जा रहा है, एक विश्वास जनता का सरकार के प्रति आ रहा है। तो इतना कुछ हमने किया है, हमने जो नहीं किया वो, जो बाकी सबने किया है वो हमने नहीं किया। वो क्या है? स्कैम, भ्रष्टाचार। मेरी पार्टी ने, मेरी सरकार ने कहीं भी ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है कि हमने कोई स्कैम किया हो। हमने लाए हैं स्कीम्स, बाकी पार्टियों ने किए हैं स्कैम। ये जब डिफरेंस हम लोगों को बताते हैं तो उनके मन में एक आशा की भावना जो है पैदा होती है। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, इस स्टेट के लिए केंद्र की योजनाओं का होना बहुत जरूरी है। केंद्र के पास इस बॉर्डर की स्टेट के लिए जो एक कहते हैं ना स्पेशल सर्कमस्टांसेस होने के कारण यहाँ पर अच्छी तरह ध्यान देना वो केंद्र के ध्यान में है। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर जहां पर डबल इंजन की सरकार होगी, तो उसके लिए भी लोग काफी उत्साहित हैं। और आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, बहुत से बड़े बड़े लोग बाकी पार्टियों के और अन्य संगठनों के छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आज हो सकता है कि हमारे गठबंधन में किसी जगह कोई प्रॉब्लम आई हुई कैंडिडेट को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कैंडिडेट को करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और बड़े दमखम से चुनाव लड़ रही है, और जीतने के लिए जो है वो चुनाव लड़ रही है। बहुत सी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, जनता को बता सकते हैं, लेकिन हमें उन लाभार्थियों से बात करनी होगी जिनको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। आज वो खुले मन से कहता है कि हाँ, मैंने केंद्र की सरकार से जो लाभ मिले हैं उनका मैं फायदा मुझे हुआ है, मैं एक उस स्तर से, मेरा स्तर ऊंचा हुआ है। दूसरी बात, जो कांग्रेस ने पिछले बार वादे किए थे वो क्या थे? सरकार आते ही नौकरियां मिलेंगी, सरकार आते ही लैपटॉप मिलेंगे, सरकार आते ही मोबाइल मिलेंगे, सरकार आते ही कर्जा माफ होगा, सरकार आते ही ड्रग माफिया खत्म होगा। लेकिन जैसे ही सरकार आई, आज ना तो किसी को नौकरी मिली, सिर्फ 2 नौकरियां इन्होंने दी है। एक नौकरी दी है सरदार बेअंत सिंह जी के पोते को, और एक नौकरी दी है श्री पांडे जी के बेटे को, जो पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री रहे। उसके अलावा पंजाब में किसी को कोई नौकरी नहीं मिली। जे भी लोगों के मन में एक प्रश्न चिन्ह है कि जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। किसी को कोई लैपटॉप नहीं मिला, किसी को कोई कंप्यूटर नहीं मिला, किसी को ड्रग से बचाने की कोई कोशिश नहीं हुई। आज माफिया बहुत बढ़ गए हैं, रेत माफिया है, ड्रग माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, केबल माफिया है। माफियों की इतनी बड़ी लाइन लग गई है कि पंजाब का नौजवान, पंजाब के लोग आज दुखी होकर ये सोच रहे हैं अगर कोई हमें इन सभी के ग्रिप से निकाल सकता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। हमने भी वादा किया है, हम इस प्रदेश को करप्शन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश करेंगे, माफिया मुक्त प्रदेश करेंगे, और एक संपन्न प्रदेश हम इसको करेंगे। और जो हमारा सबसे बड़ा वादा है वो है सिक्योरिटी का। आपने देखा होगा कि प्रदेश में बैंक लूटे जा रहे हैं, पेट्रोल पंप लूटे जा रहे हैं, एक ही मोहल्ले में एक ही समय 3-3, 4-4 चोरियां हो रही हैं। महिलाएं जो हैं वो बाहर निकलने से डरती हैं, उनके पर्स, उनके वालियां, उनके मोबाइल वो छीने जा रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई पकड़ा नहीं जा रहा।
तो किसी ने मुझे आज पूछा, किसी पत्रकार ने, कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप इस प्रदेश को नशा मुक्त कर देंगे, बाकी ने बहुत वादे किए लेकिन कोई नहीं कर पाया। तो मैंने उनको यूपी की उदाहरण दी कि यूपी को हमने गुंडा मुक्त कहा था, तो आज हमने उसको गुंडा मुक्त करके दिखाया है। हम जो वादा करेंगे, हमारे जो नेता हमसे वादा करेंगे, हमें कहेंगे, हम उन बातों को यहाँ इंप्लीमेंट करके जनता को सुख देंगे। पीस होगा, विकास होगा। अगर शांति नहीं है किसी प्रदेश में तो विकास वहां पर संभव नहीं है। कारण सरकारों का ज्यादा समय यहाँ पर विकास की बजाय पीस को करने में लगता है, ज्यादा समय उस पर खर्च होता है। लेकिन अगर पीस होगा तो यहाँ पर बहुत विकास की जो है गति बहुत तेज होगी। तो हमने उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का कहा है कि हम यहाँ पर इंडस्ट्री को पैकेज देंगे, सस्ती बिजली, उनके लिए कंफर्ट जोन बनाएंगे, ताकि इंडस्ट्री जो है जहां पर एम्प्लॉयमेंट के साधन जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैदा कर सके। इसी तरह किसान की जो फसल है उसका सही मूल्य मिले, किसान डाइवर्सिफाई उसमें जाए और फूड प्रोसेसिंग के यूनिट लगे। इन सब चीजों को हमारा एक प्लान है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी माता खुश रहे, बेटी खुश रहे, नौजवान, आज पंजाब का नौजवान +2 करता है, आईलेट करता है, प्रदेश भागता है। लड़कियों में भी होड़ लग चुकी है, लेकिन इसलिए कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है लोगों के लिए। बच्चों को यही हम अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे, उसके लिए हम लोग एक विश्वास, एक बहुत लोगों के मन में एक और भी उत्साह है कि आगे पद्म विभूषण, पद्मश्री सब अमीर लोगों को मिलते थे, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, हमने चुन चुन के उन आदिवासियों को, चुन चुन के उन गरीब लोगों को, जिन्होंने इस देश में कुछ अलग से काम किए हैं, उनको दिए हैं। आज वो लोग भी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम लोग इस सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा पंजाब वासियों को भी आपके द्वारा ये एक अपील करूंगा कि अब कल का समय ही हमारे पास है। परसों वोट डालते समय मैंने एक बात कही थी कि मतदान, इसका मतलब क्या है? हम कुछ ना कुछ दान करने वाले हैं। दान हमेशा हम पात्र को देते हैं, कुपात्र को नहीं देते। कन्यादान करते हैं, विद्या दान करते हैं, आंखें दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, हजारों तरह के दान करते हैं। और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अगर आपने किसी कुपात्र व्यक्ति को दान दे दिया तो वो दान जो है आपको कोई लाभ तो नहीं देगा, लेकिन उल्टा नुकसान देगा। अगर उसको पात्र व्यक्ति ने कोई गलत काम उस दान से कर लिया तो उसका आपको भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए मतदान करने के लिए आपको पात्र व्यक्ति, पात्र पार्टी, उसको चुनना होगा। वो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई पार्टी नहीं है जो इस आपके मतदान के काबिल है। दूसरा, मैं कांग्रेस के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता, आज भी एक स्टेज पे बात हुई, जैसे मैं एक स्टेज पे गया तो इवन एक मंत्री उठ के खड़ा हो गया कि हमारे सीनियर लीडर आए हैं, तो ये स्टेज से बात कहेगी जब भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। लेकिन कांग्रेस में देखो, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के खिलाफ एलिगेशन लगा रहा है, उसकी बेइज्जती रोज कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, अगर ये प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाएंगे, वो ब्राह्मणों को कभी कुछ बोल रहा है, कभी किसी को बोल रहा है, जवान पे कोई कंट्रोल नहीं है। भारत में पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए। हमें ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए जो जहां का माहौल खराब करे। हमें इज्जत करने को, जो अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट इज्जत नहीं कर सकता तो वो जनता की इज्जत क्या करेगा? ये मैसेज लोगों के बीच में। तो आओ, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम लोग सब मिलके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाएं और पंजाब को एक खुशहाल प्रदेश बनाएं। उसके लिए मतदाता की जिम्मेवारी बहुत बड़ी बन जाती है। हम मतदाता को हमें समझाना होगा कि आपके मतदान के सही पात्र भारतीय जनता पार्टी के लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अविनाश राय जी। अब मैं बिल्कुल समय नहीं लेते हुए, जिस तरह से आपने एक माहौल बना दिया है, मैं चाहूंगा कि आदरणीय शास्त्री जी अब उसको कंटिन्यू करें। आदरणीय शास्त्री जी। आदरणीय, इस वर्चुअल इलेक्शन रैली 2022 के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी माननीय श्री खन्ना जी के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है। अविनाश राय खन्ना जी जिस प्रकार से बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अधिवेशन होते थे उसमें अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के रूप में ये अध्यक्षता करते थे, तो मैं तो इनकी अध्यक्षता में बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड किया हूं। आज मुझे खुशी है कि इस रैली की मैं अध्यक्षता कर रहा हूं और मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान खन्ना जी ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो आज वर्तमान चुनावी माहौल में खास तौर से पंजाब के लिए बहुत आवश्यक है उस पर प्रकाश डाला। मैं रियली बड़े मन से उनके इन सभी विचारों का मैं स्वागत करता हूं और खास तौर से खन्ना जी ने जिस प्रकार अपने व्याख्यान में, अपने अपील में उन्होंने पंजाब के किसानों के लिए जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे श्रोताओं ने उसे सुना होगा कि किसानों को किस प्रकार उनके भुगतान किए गए, उनको सम्मान दिया गया, उनका केवल नहीं बल्कि उनके खेतों का खासतौर से सॉइल हेल्थ कार्ड इत्यादि के माध्यम से जिस तरह से ख्याल रखा गया केंद्र की सरकार की तरफ से, ये तो बहुत महत्वपूर्ण रहा। और इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से ये बात कही कि मोदी जी ने जो आज उद्बोधन किया और उन्होंने कहा कि हम पंजाब की सेवा करना चाहते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी कभी उद्बोधन में देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है। खन्ना जी बड़े मजे में जानते होंगे इसका अर्थ, और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को महसूस भी करते हो, परंतु देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कैसे क्यों होते हैं और अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता देवतुल्य क्यों नहीं होते हैं, यह भी एक विषय है। इस पर भी मैंने शोध करने का प्रयास किया था। अन्य पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, ये लोग अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी विचारधारा के लिए जीते और मरते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश के लिए, देश की विचारधारा के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की संस्कृति के लिए, देश के धर्म के लिए, देश की सीमा के लिए हर तरह से हमेशा समर्पित ढंग से काम। और देवताओं का मतलब क्या होता है? देवता किसी जाति विशेष के लिए नहीं काम करते, देवता तो किसी देश विशेष के लिए भी नहीं काम करते, वो तो पूरे विश्व के लिए काम करते, विश्व की समृद्धि के लिए काम करते। लोग अपेक्षा करते हैं उनसे कि वो कल्याणकारी, उनका आशीर्वाद पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, पूरे समाज को, जाति पाति पंथ संप्रदाय स्थान काल आदि से परे उनको मिले। और यही सारे गुण तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में होता है। वो कभी अपने लिए नहीं, कभी अपनी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि भारत गणराज्य के लिए, भारतीयता के लिए, भारत की समृद्धि के लिए करते। मुझे याद आता है मदन मोहन मालवीय जी ने एक उन्होंने श्लोक की रचना की थी, यस्मिन् देशे त्वम उत्पन्नो
श्रेयस्स्य विधीयताम, यानी जिस देश में आप जन्म लिए हैं उस देश की श्रेष्ठता के लिए, समृद्धि के लिए हमेशा मनोकामना कीजिए। यही स्मृति वाक्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संदर्भ में है और मोदी जी ने इसी भाव से पंजाब की सेवा के बारे में कहा कि वे पंजाब की सेवा करना चाहते। और क्यों चाहते पंजाब की सेवा? पंजाब को देखिए जरा गौर से, अगर देखा जाए तो पंजाब के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अभी तक क्या दिखा है? हम भी सरकार में शामिल थे, हमने भी लंबे समय तक सरकार में एक सहयोगी दल के नाते काम किया था, पर बड़ा दुख होता था। 2017 के पिछले चुनाव में मैं भी कई जगह मीडिया की ट्रेनिंग के लिए, कुछ पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उसके लिए मैं भी गया था और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ मेरा वार्तालाप होता था, उनके साथ मैं घुलता मिलता था। और खन्ना जी को स्मरण होगा क्योंकि ये तो वहीं से हैं। वहां के कार्यकर्ता चाहते थे कि वो अपने दम पर वहां पर चुनाव लड़े, अपनी उपस्थिति को वहां भरपूर महसूस कराएं, पर एक गठबंधन धर्म का हम निर्वहन करते रहे और वो गठबंधन हमारे पूर्वजों ने किया था। वो गठबंधन अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कमिटेड लोगों ने किया था, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों ने किया था। उस गठबंधन को हमारे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता, उन्होंने भी मोदी जी ने भी उस क्रम को आगे बढ़ाया क्योंकि ये धरोहर थी हमारे। पर वो लोग इसको नहीं समझ सके और अब ये तो मोदी जी का समय है, इतिहास है, सोच है, उनकी दूरदृष्टि है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंगड़ाई ली है, जोश के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और अपने चुनावी कार्यक्रमों को पूर्ण किए हैं। अब तो आज से कत्ल की रात वहां प्रारंभ हुई है और हमारे कार्यकर्ता एक से बढ़कर एक वहां पर जानदार और शानदार तरीके से, और जानदार और शानदार कार्यकर्ता अपनी भूमिका को निभाएंगे और अवश्य ही पंजाब जैसे राज्य में कमल का फूल खिलेगा। हमारे मुख्य वक्ता श्री अविनाश राय खन्ना जी ने जो हमारे केंद्र की सरकार की डिलीवरी की बात की है, खासतौर से जो कुछ इमोशनल, जो पंजाब से इमोशनल रिलेशन के साथ जुड़े थे और पंजाब से नहीं बल्कि देश से जुड़े थे। करतार साहिब का जो दर्शन का एक उसको खोला गया कॉरिडोर, वो अद्वितीय निर्णय था। उस निर्णय का पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर के लोगों ने स्वागत किया। यही हमारी संस्कृति है और हमें अपनी संस्कृति को कैसे तरोताजा रख सकते हैं उसके लिए ये हमारी सोच, ये हमारी चिंतन है। और इतना नहीं, खन्ना जी ने डबल इंजन की जो बात की उसके कुछ उदाहरण उन्होंने दिए और उन्होंने जब कहा ये बात कि जब प्रदेशों के नेता कहते हैं हमें केंद्र से बात करना है, हमें केंद्र से सहयोग लेना है, तो राज्यों में क्यों नहीं केंद्र की ही सरकार बने, केंद्र की ही पार्टी की सरकार बने। अगर दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होगी तो तालमेल कितना अच्छा होगा, इसका उदाहरण देखना है तो भाजपा शासित प्रदेशों में देखा जा सकता है।
उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप, वहां पर भी चुनाव चल रहा है, वहां पर भी वोटिंग होनी है, और वहां की हालात क्या थी, कितना डेवलपमेंट हुआ है वहां पर, वातावरण कितना परिष्कृत हुआ है, किस तरह से कदाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार को हटा करके वहां पर सदाचार को स्थापित किया गया है, ये देखा जा सकता है। देखा जा सकता गोवा के डेवलपमेंट को, देखा जा सकता उत्तराखंड में किस तरह से पार्टी ने विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। 100 से अधिक ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जो कार्यक्रम सीधे गरीबों के दरवाजे पर दस्तखत देते हैं, उनको लाभ मिलता है, लाभार्थियों की आत्मा शांत होती है, उनको महसूस होता है कि सरकार की तरफ से उनको अलग थलग नहीं छोड़ा गया है, बल्कि उनको साथ में लेकर के चलने का एक भारी और सफल प्रयास हुआ है। नतमस्तक हैं। हम तो उत्तर प्रदेश के एक बहुत रिमोट क्षेत्र से आते हैं। मैं अपने बस्ती में गया था, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बीच में मैं गया था। मैं उन लोगों के जो राजनीतिक तौर से विपरीत विचारधारा के लोग हैं, उनसे मैं मिला। लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को 2 महीने में 2 बार खाद्यान्न को उपलब्ध कराया जा रहा है, दिया जा रहा है। ये मोदी सरकार, योगी सरकार के हम ऋणी हैं, हम उनका अन्न नहीं खा रहे, हम उनको निभाएंगे। हम निभाने के लिए ऐसा नहीं किए थे हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने, बल्कि उन्होंने कर्तव्य दायित्व बोध से ये सारा काम किया था। एक अगर प्रशासक है, सरकार चलाने के लिए उसने जिम्मेदारी ली है, तो उसे अपने आदर्श नागरिकों को उसका हक होता है, उसका यही दायित्व होता है कि उनके को हर प्रकार से सुरक्षित रखे, उनको हर प्रकार से स्वस्थ रखे, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाए और न्याय व्यवस्था उनके दरवाजे पर मुफ्त निशुल्क उनको प्राप्त हो। यही तो किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तरफ। यही तो डबल इंजन का मतलब है। खन्ना जी ने बड़े अच्छे ढंग से डबल इंजन की सरकार का जो व्याख्या किया है वो बहुत ही स्पष्ट है और उसे समझा जा सकता है। और उन्होंने जिस बड़ी बारीकी से उन्होंने ये बात कही है, ये हमारे कार्यकर्ताओं के दिमाग में होनी चाहिए। आज हमारे इस रैली के साथ जो हजारों हजार लोग जुड़े हैं और ये रैली लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगी, उनको आज ये समझ में आया होगा, जिस प्रकार से खन्ना जी ने कहा कि ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में सरकार और संगठन दोनों जनता के बीच में गई। अगर जनता को कोई प्रश्न करना है तो सीधे सरकार गई है, और संगठन के स्तर पर अगर कोई जानकारी करनी है तो पूरा संगठन भी उनके मध्य गया। अन्य पार्टियों में तो संगठन है ही नहीं, वो तो एक परिवारवाद है। परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग नाचने वाले भी हैं, परिवार के लोग गाने वाले भी हैं, परिवार के ही लोग दूल्हा भी बने हैं और परिवार के लोग बाराती भी। इसके अलावा कुछ नहीं है भारतीय राजनीति में। जो अन्य दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे केंद्रीय राजनीतिक दल के रूप में उनकी पहचान हो, सबकी हालात परिवारवाद के इर्द गिर्द ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो ये कहीं से भी कोई कह नहीं सकता कि आज हमारे जगत प्रसाद नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और कल कौन अध्यक्ष होगा ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन अन्य पार्टियों में तो ये सुनिश्चित है। आज ही हम सभी पार्टियों के
भविष्य के अध्यक्षों की मैं एक लिस्ट जारी कर सकता हूं, और कोई भी कर सकता है, साधारण तौर से भी कोई भी कर सकता है। खन्ना जी ने एक बड़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बात कही है और बड़ी बारीकी से समझाया है। ये हमारे जो भी कार्यकर्ता आज मोदी फॉर पीएम के सुन रहे हो, वो जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे जहां भी हो, वो ये बात बताएं कि ये घोषणा पत्र नहीं है हमारा। भारतीय जनता पार्टी घोषणा नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी तो संकल्प करती है, और संकल्प को का निर्वहन भी करती है और पूरा भी करती है। और इसके लिए हमारे नेताओं की अपनी पहचान भी, मोदी जी को कहा भी जाता है, मोदी है तो मुमकिन है, ये इसी संकल्प पत्र से ही निकला है। जब मोदी जी ने 2013 में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, तो दिया उन्होंने। किसी की हिम्मत नहीं है कि आज दूसरा टर्म भी हमारी सरकार का चल रहा है और एक डॉट भी लगा दे करप्शन का, डॉट भी। जबकि यूपीए की सरकार में तो हम लोगों ने 2004 से 2014 तक केवल करप्शन का, भ्रष्टाचार का एक हम लोगों ने सीरियल देखा। लेकिन यह कमिटमेंट था, एक संकल्प था, ये घोषणा पत्र नहीं था, एक संकल्प पत्र जारी किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, प्रशासन देंगे, तो दिया गया। लोगों ने बहुत चस्पा करने की कोशिश की, लेकिन औंधे मुंह गिरते थे। मामला पब्लिक की अदालत से भी निकल करके अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचता था, तो लोग अब मुंह छिपाने लगते थे, दाएं बाएं करने लगते थे, या माफी मांग करके कोर्ट के दरवाजे से, कटघरे से बाहर निकलते थे। ये भी लोगों ने देखा है। इसलिए कोरोना काल को हम भूल नहीं सकते। और खन्ना जी को याद होगा, देश जब एक भारी त्रासदी से गुजर रहा था, लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी महामारी, अदृश्य महामारी, जिसे जो एक भयानक रूप ले रखी थी, कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं जाना चाहता था, मिलना नहीं चाहता था। लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जान पर खेल करके कोरोना महामारी में युद्ध कर रहे थे। कुछ तो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना भी करता हूं। लेकिन उस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा था, और वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, और मैं सैकड़ों बार मैंने अविनाश राय खन्ना जी के भी रिपोर्ट्स को सुना था। कितनी मेहनत से ये खन्ना जी कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जान पर खेल करके कर रहे थे। मैं इस वर्चुअल रैली के माध्यम से पूरे देश, बल्कि दुनिया भर से लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनके सामने आज खन्ना जी की ये तारीफ नहीं कर रहा हूं, बल्कि उनके इस कंट्रीब्यूशन को मैं स्मरण कर रहा हूं, और उनके उस कंट्रीब्यूशन को, उनका जो वो एक बड़ा सहयोग था, मैं उसके लिए नमन भी करता हूं। और हमारे कार्यकर्ता इसी आधार पर पूरे देश भर में लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां भी थे, पड़ोसी को देख रहे थे, मोहल्ले को देखने की कोशिश कर रहे थे, घर से निकल नहीं सकते थे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे थे। लेकिन घरों में रोटियां बनती थी, और पड़ोसियों के यहाँ या उन लोगों के यहाँ जिनके यहाँ थोड़ा आर्थिक अभाव था, उनके यहाँ रोटियां पहुंच रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता पहुंचा रहे थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की नहीं कहा। इस रैली के माध्यम से जो होने वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, अभी अगला फेज तीसरा चरण का, मैं पंजाब में होने वाला चुनाव है, मैं वहां के कार्यकर्ताओं को सबको कहता हूं कि लग जाइए। एक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार जनता की सेवा कर सकती है, जनतंत्र की स्थापना कर सकती है, और भ्रष्टाचार मुक्त
एक प्रशासन दे सकती है, बहु बेटियों की इज्जत उनके घरों में सुरक्षित कर सकती है। सिक्योरिटी इत्यादि के मामले में उन्होंने बताया कि पंजाब में किस प्रकार की सिक्योरिटी चाहिए, वैसी सिक्योरिटी जैसा उत्तर प्रदेश में है। खन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है, और जो बनने जा रही मैं देख रहा हूं, मैं शास्त्री हूं, मैं काशी का हूं, मैंने पंजाब के अतीत को भी देखा है, मैं वर्तमान को भी देख रहा हूं, और मैं पंजाब के भविष्य को भी देख रहा हूं। भाजपा मजबूत स्थिति में वहां सरकार बनाने जा रही है, और भाजपा की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की तरह पंजाब भी सुरक्षित होगा। पंजाब में भी भ्रष्टाचार का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। मतदान के बारे में आपने जो कहा कि मतदान नहीं, ये दान नहीं, ये पवित्र दान है, और दान तो पवित्र होता ही है। हमारे सभी कार्यकर्ता जी जान से जुड़ेंगे। कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं कि अपने उस कृष्ण को जरूर नमन करेंगे जो रण क्षेत्र में जाकर के अर्जुन को उनका लक्ष्य दिखलाते हैं। ये वही अर्जुन होते हैं जिनसे कहा जाता है क्या दिखाई दे रहा है, तो बोलते हैं मछली की आंख। और ये वही अर्जुन होते हैं जब कुरुक्षेत्र में जाते हैं तो मछली की आंख के अलावा उनको सब कुछ दिखाई देता है। तो कृष्ण कहते हैं कि उनको उनका कर्तव्य बोध कराते हैं, उनका लक्ष्य दिखलाते हैं और उनका मोह भंग करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों कार्यकर्ता कृष्ण की भूमिका में आगे बढ़ेंगे, और मतदाताओं के कहीं मोह पास में फंसे हुए मतदाता हो तो उनको किसी भी ढंग से उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए, उनके मोह को भंग करते हुए उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए आह्वान करेंगे, अपील करेंगे। चाहे जो भी करना हो उनको करना पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना पड़ेगा। विजय श्री को हम लोग गले लगाएंगे। आने वाले समय में हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं अध्यक्षीय भाषण को यहीं समाप्त करता हूं। मैंने अपनी बात कुछ नहीं कहने की कोशिश की, मैंने खन्ना जी के ही बातों को आगे बढ़ाया। और हमारे कार्यकर्ताओं से मैं विनम्रता के साथ करता हूं कि आज जो लोग भी सुन रहे होंगे, खास तौर से मैं पंजाब के बारे में कह रहा हूं कि हमें पंजाब चाहिए। हम वहां पर सुशासन स्थापित करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, और पंजाब की जो भूमिका है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस भूमिका को पंजाब निभाने में सफल होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूं, और साथ ही मैं रोहित जी से ये अपेक्षा भी करता हूं कि इस रैली को समाप्त करने की घोषणा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी। हमेशा की तरह एक बार फिर से आप हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को मंत्रमुग्ध करने में कामयाब हुए। एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी का। केवल मोदी फॉर पीएम की टीम ही नहीं, पंजाब राज्य ही नहीं, पूरा देश आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है आपके समय के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। मोदी फॉर पीएम की लगातार चुनाव रैलियों की श्रृंखला में आपने समय दिया और हमारी टीम का मनोबल बढ़ाया। इसी के साथ में हमारी पंजाब की टीम का एक बार फिर से विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। अनुभव जैन जी, पूरन परदेसी जी, अमित भूरी जी, जो जिस तरह से विषम परिस्थितियों में लगातार लगे हुए हैं राज्य के लिए। यूएसए से जुड़े हुए हमारे यूएसए के कन्वीनर
विनय भारद्वाज और को कन्वीनर निकेश सेठी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कनाडा से हमारे कनाडा के कन्वीनर जिनको आपने सुना, प्रफुल्ल लखानी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे राजस्थान के कन्वीनर श्रवण देवाल जी का और राजीव हरदेव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ यूएसए से आचार्य पंडित जी कृष्ण कुमार पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। आज समय की कमी के कारण आज हम उनको सुनने का सौभाग्य नहीं ले पाए हैं, पर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारी अगली रैली में आके हमारी टीम का मनोबल बढ़ाए। पंडित जी ने यूएसए में आकर कैलिफोर्निया राज्य में श्री अशोक सिंगल जी की के लिए एक मंदिर बनवाया है और पूरा देश उसके लिए उनका धन्यवाद देता है। और हम निवेदन करेंगे कि वो अगली बार आके पूरी टीम को संबोधित करे। इसी के साथ में हमारे कुछ और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहूंगा। अभिषेक सिंह गोंडा से, अमित दास जी वेस्ट बंगाल, आनंद राम जी, डॉक्टर अशोक जी, जयशंकर सोनी जी, राजेंद्र पाल जी, मीनाक्षी गोयल जी, नीलम अरोरा जी, नदीव जी, प्रेम अरोरा जी, प्रिया ढींगरा जी, एस वर्मा जी, संतोष देसाई जी, सुनैना जी, अमित सोनी जी, एस सिंह साहब, मथुरा प्रसाद जी, पूर्वी जी, ब्रजेश कुमार चौरसिया जी, दीपेंद्र वरैया जी, अमित सोनी जी, सुमन बालाजी, लेप्चा जी फ्रॉम आवर सिक्किम टीम। आप सभी को एक बार बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और अंत में हमारी आईटी टीम जो बिहाइंड द सीन कंटिन्यूस काम कर रही है, चिराग गंगवाल जी और शिवम खंडोई जी के नेतृत्व में, और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए हमारे छोटे भाई पीताम्बर जी का भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आदरणीय अविनाश राय जी और शास्त्री जी का धन्यवाद। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति से इस रैली को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।